हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज, सोशियोलॉजी बुक, ग्रेड 12th से। हैविंग स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन चैप्टर 2, वी टर्न नाउ टू द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अभी हमारा जो चैप्टर 2 था उसमें हमने जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह की डायनामिक्स है हमारी पॉपुलेशन की, उसके बारे में जाना था। अब हम बात करते हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में। अ पॉपुलेशन इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, इट इज अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट बट इंटरलिंक्ड क्लासेस एंड कम्युनिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स। कहने को हमारी ये जो पॉपुलेशन है इसमें बहुत सारे लोगों का एक समूह है जो अलग भी है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा समाज है जिसमें अलग अलग लेकिन फिर भी एक दूसरे जुड़ी हुई क्लासेस या कम्युनिटीज, जिन्हें समुदाय कहते हैं, वो साथ में रहते हैं। These communities are sustained and regulated by social institutions and social relationships. अब ये जो समुदाय हैं ये सारे के सारे निर्वाह करते हैं, इनको रेगुलेट किया जाता है कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या सोशल रिलेशनशिप्स की मदद से। In this chapter, we will be looking at three institutions that are central to the Indian society, namely caste, tribe and family. अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम ऐसे ही तीन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो हमारा जो इंडियन समाज है उसके मुख्य रोल में आते हैं। कौन सी चीजें हैं तीनों? कास्ट, ट्राइब और फैमिली। कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। Like any Indian, you already know that caste is the name of an ancient social institution that has been a part of Indian history and culture for thousands of years. भारतीय होने के नाते हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कास्ट है ये एक ऐसा पुराना सामाजिक इंस्टीट्यूशन है जो हमारी भारतीय इतिहास का, कल्चर का हजारों साल से हिस्सा रहा है। But like any Indian living in the 21st century, you also know that something called caste is definitely a part of Indian society today. सभी भारतीय के जैसे जो इस आज की 21वीं सदी में रह रहे हैं सब जानते हैं कि कास्ट जैसी जो चीज है वो आज भी हमारे भारतीय समाज का एक हिस्सा है। To what extent are these two castes, the one that is supposed to be the part of India's past and the one that is the part of its present, the same thing? काफी हद तक या किस हद तक ये दोनों कास्ट, एक वो जो पहले हमारे पास्ट का हिस्सा रही है या वो जो इस वक्त प्रेजेंट में है, एक ही है? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी विल ट्राई टू आंसर इन दिस सेक्शन। तो जो पहले के जमाने में हमारे यहाँ कास्ट की प्रथा थी या जो आज की डेट में कास्ट की प्रथा चल रही है, क्या ये दोनों एक ही चीज है? इन दोनों के बारे में जवाब देने की कोशिश हम अपने इस सेक्शन में कर रहे हैं। पहले बात करते हैं कास्ट इन द पास्ट की। कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन यूनिकली एसोसिएटेड विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो खास तौर से इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। While social arrangements producing similar effects have existed in other parts of the world, the exact form has not been found elsewhere. कहने को ये जो सामाजिक अरेंजमेंट किए जाते हैं जो मिलते जुलते असर देते हैं वो और दुनिया की बाकी हिस्सों में भी होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसी तरह की फॉर्म जो है वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। Although it is an institution characteristic of Hindu society, caste has spread to the major non-Hindu communities of the Indian subcontinent. अब कहने को ये जो कास्ट है ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है हिंदू सोसाइटी की, लेकिन फिर भी कास्ट जो है वो एक तरह से फैल चुकी है जो बहुत बड़ी बड़ी नॉन हिंदू कम्युनिटीज हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, उसमें भी। दिस स्पेशली ट्रू ऑफ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख्स। अब ये बात जो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख्स पर भी लागू होती है। As is well known, the English word caste is actually a borrowing from the Portuguese casta, meaning pure breed. जैसा कि सब जानते हैं जो इंग्लिश वर्ड कास्ट है वो एक्चुअल में बोरो किया गया है पोर्तुगीज वर्ड कास्टा से, जिसका मतलब है प्योर ब्रीड। The word refers to a broad institutional arrangement that in Indian languages is referred to by two distinct terms, वर्ण and जाति। अब ये जो शब्द है कास्ट, अगर इसको ब्रॉड जिस तरह से इसका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है उस हिसाब से अगर हम समझें तो इंडियन लैंग्वेज में इसको दो तरह के अलग अलग टर्म से रेफर किया जाता है। एक होता है वर्ण और दूसरा होता है जाति। वर्ण लिटरली कलर is the name given to the fourfold division of the society
into Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, though it excludes the significant section of the people composed of the outcasts, foreigners, slaves, conquered peoples and others, sometimes referred to as the Panchams और फिफ्थ कैटेगरी। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण का मतलब है रंग भेद, यानी कि कलर की बात कर रहे हैं। ये हमारा जो समाज है ये 4 पार्ट्स में विभाजित है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। अब ये जो वर्ण है ये इस तरह से एक जो समाज बना हुआ है इसको दिया गया है नाम, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन जो पॉपुलेशन का है, जिसमें बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स हो गए, बाहर की जाति के लोग हैं, स्लेव्स हैं, कॉन्कर्ड पीपल हैं और भी बाकी लोग हैं, ये सब शामिल नहीं है। तभी इनको जो है पंचम कैटेगरी में या फिफ्थ कैटेगरी में रखा जाता है। जाति is a generic term referring to the species or kind of anything ranging from inanimate objects to plants, animals and human beings. वहीं जाति जो है एक ऐसा जेनरिक टर्म है जिसमें हम स्पीशीज यानी कि जो प्रजाति है या तरीके की जो चीजें हैं, जिसमें चाहे इनएनिमेट यानी कि जो चीजें अलाइव नहीं है उससे लेके प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इनको शामिल किया जाता है। Jati is the word most commonly used to refer to the institution of caste in Indian languages, though it is interesting to note that increasingly Indian language speakers are beginning to use the English word caste. अब कहने को जाति जो है ये ऐसा टर्म है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और खासतौर से इंडियन लैंग्वेज में जो कास्ट का इंस्टीट्यूशन है उसको लेकर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की डेट में जो इंडियन भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी अब इस इंग्लिश वर्ड कास्ट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। The precise relationship between the Varna and the Jati has been the subject of much speculation and debate among scholars. क्या रिलेशन है, एग्जैक्ट रिलेशन वर्ण और जाति के बीच में, ये एक तरह से डिबेट का विषय बना हुआ है स्कॉलर्स के बीच में। The most common interpretation is to treat वर्ण as a broad all India aggregative classification. सबसे कॉमन व्याख्या जो है वो ये है कि जो वर्ण है उसको ऐसे ट्रीट किया जाए कि जैसे वो जो है एक ऑल इंडिया एग्रीगेटिव क्लासिफिकेशन है। एग्रीगेटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक पूरी फॉर्म को कंबाइन करना जिसमें बहुत अलग अलग एलिमेंट्स हो। While Jati is taken to be the regional or local sub-classification involving a much more complex system consisting of hundreds or even thousands of castes and subcastes, जबकि जाति जो है उसको ये माना जाता है कि ये रीजनल या लोकल सब क्लासिफिकेशन है जिसमें बहुत ज्यादा एक जटिल सिस्टम जिसमें कि हजारों की संख्या में कास्ट और सब कास्ट शामिल है। This means that while the 4 Varna classification is common to all of India, the Jati hierarchy has more local classification that vary from region to region. अब कहने का मतलब ये है कि जो 4 हमारे वर्ण के क्लासिफिकेशन दिए हैं ये हमारी पूरी इंडिया में कॉमन है, लेकिन जाति का ये जो ऑर्डर है इसके और ज्यादा लोकल क्लासिफिकेशन है जो क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में काफी डिफरेंट है। Opinions also differ on the exact age of the caste system. अब एग्जैक्ट एज जो कास्ट सिस्टम की है इसको लेकर भी कई अलग अलग सबकी राय है। इट इज जनरली एग्रीड दो दैट द 4 वर्ण क्लासिफिकेशन इज रफली 3000 ईयर्स ओल्ड। सब इस बात से सहमत हैं कि ये जो हमारे यहाँ 4 वर्ण क्लासिफिकेशन है ये एक्चुअल में लगभग 3000 साल पुराना है। However, the caste system stood for different things in different time periods, so that it is misleading to think of the same system continuing for 3000 years. अब ये जो कास्ट सिस्टम है ये कई अलग अलग चीजों के लिए भी माना जाता है अलग अलग समय पर, यानी कि अलग अलग जब टाइम पीरियड रहे उस हिसाब से कास्ट सिस्टम को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया गया या उसका मीनिंग कुछ और तरीके से किया गया। तो ये सोचना जो है एक तरह से आपको मुश्किल में डाल सकता है या आपको भटका सकता है कि यही सेम सिस्टम पिछले 3000 साल से चला आ रहा है। In its earlier phase, in the late Vedic period, roughly between 1900 to 500 BC, the caste system was really a world system and consisted of only 4 major divisions. शुरुआत के फेज की अगर बात करें यानी लेट वैदिक पीरियड की जो 900 से लेके 500 BC की अगर हम बात कहें तो कास्ट सिस्टम एक्चुअल में जो है वो एक वर्ण सिस्टम था और उसमें सिर्फ 4 मेजर डिविजन्स थे। These divisions were not very elaborate or very rigid and they were not determined by birth. अब ये जो divisions थे ये ना बहुत ज्यादा बड़े थे ना बहुत ज्यादा rigid थे कि मतलब इनमें कोई लचीलापन था ही नहीं,
और सबसे बड़ी बात, इनको जो है बर्थ से नहीं डिटरमाइन किया जाता था। मूवमेंट अक्रॉस द कैटेगरी सीम्स टू हैव बीन नॉट ओनली पॉसिबल बट क्वाइट कॉमन। इन कैटेगरीज में जो मूवमेंट था वो भी जो है पॉसिबल था, साथ ही साथ कॉमन भी था। इट इज ओनली इन द पोस्ट वैदिक पीरियड that caste became the rigid institution that is familiar to us from well-known definition. जब वैदिक पीरियड के बाद का जो पीरियड था उसमें ये जो कास्ट है ये एक बहुत रिजिड इंस्टीट्यूशन बन गया जिससे हम काफी अच्छे से परिचित हैं और इसकी बहुत अच्छी जैसे जानी मानी डेफिनेशंस दी हैं जिसके द्वारा हम परिचित हैं कि कास्ट सिस्टम जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा एक रिजिड इंस्टीट्यूशन है। The most commonly cited defining features of the caste are following. अब खास जो फीचर्स हैं, मुख्य फीचर्स जो कास्ट के हैं वो बताए गए हैं। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। अ चाइल्ड इज बोर्न इनटू द कास्ट ऑफ इट्स पेरेंट्स। कास्ट कैसे पहचाना जाता है, हम कहाँ पैदा हुए हैं। एक बच्चे की जो पैदाइश है वो उसके जो पेरेंट्स है वो किस जाति को बिलोंग करते हैं। कास्ट इज नेवर अ मैटर ऑफ चॉइस। कास्ट कभी भी जो है चॉइस का मैटर नहीं रहा है। One can never change one's caste, leave it, or choose not to join it, although there are instances where person may expel from their caste. अब एक बार इंसान जिस जाति में पैदा हो गया, ना तो वो अपनी कास्ट को बदल सकता है, ना छोड़ सकता है, ना उसकी मर्जी है कि वो उसको ज्वाइन करना चाहता है या नहीं। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं जब एक इंसान को उसकी कास्ट से बाहर निकाल दिया गया। मेंबरशिप इन अ कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। अब एक कास्ट के अंदर जो मेंबरशिप होती है कि हम इस कास्ट के मेंबर्स हैं, उसमें बहुत सख्त कानून होते हैं मैरिज को लेके। कास्ट ग्रुप्स आर एंडोगैमस, दैट इज मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ज्यादातर कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो एंडोगैमस होते हैं कि मैरिज जो है आप ही के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हीं से ही होगी, मतलब अपने ही कास्ट वालों में आपको शादी करनी है। कास्ट मेंबरशिप ऑल्सो इन्वॉल्व रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। इसी तरह से कास्ट मेंबरशिप में बहुत सारे रूल्स होते हैं फूड को लेकर, फूड शेयरिंग को लेकर। व्हाट काइंड ऑफ फूड मे और मे नॉट बी ईटन इन प्रिस्क्राइब्ड एंड हु वन मे शेयर फूड विद इज आल्सो स्पेसिफाइड। तो ये जो कास्ट होती है इसमें रूल्स जो है उसके अनुसार किस तरीके का खाना आप कहाँ खा सकते हैं, कहाँ नहीं खा सकते हैं, और किससे आप अपना खाना शेयर कर सकते हैं, नहीं शेयर कर सकते हैं, ये सब बताया गया है। कास्ट इन्वॉल्व्स अ सिस्टम consisting of many castes arranged in a hierarchy of rank and status. कास्ट के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारी कास्ट हैं और वो एक ऑर्डर वाइज है, कौन किस रैंक पे आता है, किसका क्या स्टेटस है। इन थियोरी एवरी पर्सन हैज अ कास्ट एंड एवरी कास्ट हैज अ स्पेसिफाइड प्लेस इन द हायरार्की ऑफ ऑल कास्ट। थियोरेटिकली अगर बात करें तो हर इंसान की एक जाति होती है और हर जाति की एक खास जगह है जो कास्ट का ऑर्डर है उसके अंदर। While the hierarchical positions of many castes, particularly in the middle ranks, may vary from region to region, there is always a hierarchy. अब ये जो hierarchical position है कई सारी कास्ट की, खास तौर से जो मिडिल रैंक्स में है, ये चेंजेस हो सकती हैं, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है क्योंकि हर जगह जो है ऑर्डर जरूर है। कास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व सब डिविजन विद इन देमसेल्व्स। अब कास्ट के अंदर भी सब डिविजन होते हैं। कास्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव सब कास्ट एंड समटाइम्स सब कास्ट में हैव ऑल्सो सब कास्ट। अब कास्ट जो है उसकी हमेशा सब कास्ट होती है और जो सब कास्ट है उनकी भी कई बार सब कास्ट होती है। दिस इज रिफर टू एज सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम कहते हैं सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन। पहले जो था कास्ट जो है वो जिस तरह का काम होता था उससे जुड़ी हुई थी। अ पर्सन बोर्न इनटू अ कास्ट could only practice the occupation associated with that caste, so that occupation was hereditary, that is passed on from generation to generation. एक इंसान जिस जाति में पैदा हुआ अब वो जो है वही काम कर सकता है जो उस जाति से जुड़ा हुआ है, यानी उनकी जाति में वो काम जो अलाउड है सिर्फ वही कर सकता है। साथ ही साथ ताकि जो ऑक्यूपेशंस हैं वो हेरिडिटरी हो, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी उसको आगे बढ़ा सके। On the other hand, a particular occupation could only be pursued by the caste associated with it. That is, members of other caste could not enter the occupation. दूसरी की तरफ क्या था कि एक खास तौर से जो काम है वो सिर्फ उन्हीं कास्ट के द्वारा किया जा सकता है जो उससे जुड़े हुए हैं, बाकी और कास्ट के मेंबर्स जो है उस काम में नहीं आ सकते। These features are the prescribed rules found in the ancient scriptural text.
जो पहले जमाने के जो लिखावटें मिली हैं, टेक्स्ट मिले हैं, उसमें ये जो फीचर्स हैं ये एक तरह से रूल्स के तौर पे थे कि आपको ये मानना ही मानना है. Since these prescriptions were not always practiced, we cannot say what extent these rules actually determine the empirical reality of the caste, its concrete meaning for the people living at that time. अब क्योंकि ये जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं इनकी हर वक्त जो है उसी तरीके से नहीं फॉलो किया जाता था, तो हम ये नहीं कह सकते कि किस हद तक ये रूल्स जो है एक्चुअल में बताते थे कि वो कास्ट कितनी बड़ी है या कैसी है, उसके जो रियल मीनिंग है उस टाइम पे जो लोग रहते थे उनके लिए कैसा था. As you can see, most of the prescriptions involved prohibitions or restrictions of various sorts. आप देखेंगे कि ज्यादातर जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसमें या तो रोक लगाई गई है या पूरी तरह से बैन किया हुआ है, मनाही है कुछ खास चीजों की. It is also clear from the historical evidence that caste was a very unequal institution. Some caste benefited greatly from the system, while the others were condemned to a life of endless labor and subordination. अब जो हिस्टोरिकल सबूत मिले हैं उससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि जो कास्ट है वो एक असमान इंस्टीट्यूशन था. यानी कुछ कास्ट ऐसी थी जिसको सिस्टम से बहुत ज्यादा फायदा होता था, जबकि कुछ कास्ट ऐसी थी जो जिंदगी भर एक तरह से मजदूर के तौर पे ही काम करती थी या सबऑर्डिनेशन का. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन कास्ट बिकम रिजिडली डिटरमिन्ड बाय बर्थ. इट वाज इन प्रिंसिपल पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू एवर चेंज देयर लाइफ सर्कमस्टेंसेस. अगर आप बाय बर्थ किसी कास्ट में पैदा हो गए तो इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि वो अपने जो हालात हैं उनको बदल पाए, क्योंकि वो दूसरी कास्ट का कुछ काम कर ही नहीं सकता. Whether they deserved it or not, an upper caste person would always have the high status, while the lower caste person would always be of low status. अब भले ही आप उस चीज को डिजर्व करते हो नहीं करते हो, लेकिन अपर कास्ट वाला बंदा हमेशा हाई स्टेटस का होगा और लोअर कास्ट वाला बंदा जो है हमेशा लो स्टेटस का. Theoretically, the caste system can be understood as the combination of two sets of principles, one based on difference and separation and the other based on holism and hierarchy. अब कास्ट सिस्टम को अगर थियोरेटिकली बात करें तो कास्ट सिस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो सेट्स है प्रिंसिपल्स के, उसका ये कॉम्बिनेशन है. एक वो जो बेस्ड है सेपरेशन और डिफरेंस पे और दूसरा होलिज्म और हायरार्की पे. ईच कास्ट इज सपोज्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम एंड is therefore strictly separated from other caste. हर कास्ट के लिए माना गया है कि वो दूसरे से अलग है, इसकी वजह से बहुत स्ट्रिक्टली जो है उसको दूसरी कास्ट से अलग किया गया है. Many of the scriptural rules of the caste are thus designed to prevent the mixing of caste. Rules ranging from marriage, food sharing and social interaction to occupation. बहुत सारे जो रूल्स थे कास्ट के वो इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि दो कास्ट या कई कास्ट आपस में मिक्स ना हो जाएं. अब ये जो रूल्स थे जैसे मैरिज को लेकर हैं, फूड शेयरिंग को लेकर हैं, आपस में एक सामाजिक इंटरेक्शन को लेकर हैं या फिर ऑक्यूपेशन को. On the other hand, these different and separated castes do not have individual existence. They can only exist in relation to a larger whole, the totality of society consisting of all castes. दूसरी तरफ ये जो अलग अलग या सेपरेट कास्ट थी इनकी अपनी कोई पहचान तो थी नहीं, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं थी. ये तभी एग्जिस्ट कर सकती हैं जब ये एक पूरे बड़े उसके साथ में हो, यानी कि एक ऐसा समाज पूरा का पूरा जिसमें सारी कास्ट आती हो. फर्दर, दिस सोसाइटल होल और सिस्टम इज अ हायरार्किकल रेदर देन एगलिटेरियन सिस्टम. तो ये जो हमारा समाज है, ये सोसाइटी जो है ये हायरार्किकल है बजाय समानाधिकार के. Each individual caste occupies not just a distinct place but also has an ordered rank, a particular position in the ladder like arrangement going from highest to lowest. हर इंडिविजुअल कास्ट जो है वो एक उसकी अलग प्लेस है. ऑर्डर की रैंकिंग की बात में अगर कहें कि एक पर्टिकुलर पोजीशन जैसे लैडर होती है, सीढ़ी होती है कि या तो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है. The hierarchical ordering of caste is based on the distinction between purity and pollution. ये जो रैंकिंग होती है या रैंक ऑर्डर होता है कास्ट का, ये पूरी तरह से डिस्टिंक्शन पे बेस्ड होता है प्योरिटी और पॉल्यूशन की. This is a division between something believed to be closer or sacred and something believed to be distant from or opposed to the sacred, therefore considered ritually politic. ये जो डिविजन है ये किसके बीच में है?
एक ऐसी चीज जिसको बहुत ही क्लोज या प्योर माना जाता है, और एक ऐसी चीज जिसको दूर या बिल्कुल प्योरिटी के अपोजिट माना जाता है, इसलिए उसको कहते हैं कि रिचुअली वो पॉल्यूटिक है। कास्ट आर दैट आर कंसिडर्ड रिचुअली प्योर हैव हाई स्टेटस, while those considered less or impure have low status। अब वो कास्ट जो मानी जाती है कि हाँ रिचुअली ये प्योर है, उनका स्टेटस ऊंचा होता है, जबकि जिनको हम कम या इम्प्योर मानते हैं वो लो स्टेटस की होती है। As in all societies, material power, that is economic or military power, is closely associated with social status, so that those in power tend to be of high status and vice versa। जैसे कि सारे समाज में होता है कि मटेरियल पावर यानी कि आप कितने आर्थिक या मिलिट्री तौर पे आप संपन्न हैं, ये काफी हद तक जुड़ा हुआ है हमारे सामाजिक स्टेटस के साथ। तो जो लोग पावर में होते हैं वो हाई स्टेटस के होते हैं, जो नहीं होते हैं वो लो स्टेटस के होते हैं। Historians believe that those who were defeated in wars were often assigned low caste status। अब इतिहासकारों का ये मानना है कि जो लोग युद्ध में हार जाते थे उनको फिर जो है लो कास्ट स्टेटस असाइन किया जाता था। Finally, castes are not only unequal to each other in ritual terms, they are also supposed to be complementary and non-competing groups। Finally कहा जाए तो कास्ट जो है ना एक खाली असमान है एक दूसरे से रिचुअल टर्म्स में, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक भी हैं और नॉन कॉम्पिटिंग ग्रुप्स हैं। मतलब अगर इन अदर वर्ड्स कहा जाए, ईच कास्ट हैज इट्स ओन प्लेस इन द सिस्टम व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय अदर कास्ट। हर कास्ट की सिस्टम में एक अपनी जगह है जिसको दूसरी कास्ट नहीं ले सकती। सिंस कास्ट इज ऑल्सो लिंक्ड विद ऑक्यूपेशन, द सिस्टम फंक्शंस एज द सोशल डिविजन ऑफ लेबर, एक्सेप्ट दैट in principle it allows no mobility। अब कहने को कास्ट जो है वो ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई है, तो जो हमारा सिस्टम है वो फंक्शन करता है इस तरीके से कि मानो जैसे एक सामाजिक डिवीजन हो लेबर का। प्रिंसिपल तौर पे उसको मूवमेंट अलाउड नहीं है। नॉट सरप्राइजिंगली आवर सोर्सेज ऑफ नॉलेज अबाउट द पास्ट एंड स्पेशली द एंशिएंट पास्ट आर इनएडिक्वेट। एक तरह से जो नॉलेज है हमारे पास, जिन चीज़ों से हमें नॉलेज मिली है पास्ट के बारे में, खास तौर से एंशिएंट पास्ट के बारे में, वो पर्याप्त नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू बी वेरी सर्टेन अबाउट व्हाट थिंग्स वर लाइक एट दैट टाइम और द रीजंस व्हाई सम इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस केम टू बी एस्टैब्लिश्ड। बहुत मुश्किल है इस बात को निष्कर्ष पे पहुंचना कि कौन सी चीज़ें थी जो उस समय प्रैक्टिस करी जाती थी, या क्या ऐसे कारण थे कि कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस या प्रैक्टिसेस को स्टैब्लिश करना पड़ा। बट इवन इफ वी न्यू ऑल दिस, इट स्टिल कैन नॉट टेल्स अस अबाउट व्हाट शुड बी डन टुडे। अगर हम इसके बारे में जानते भी होते तो आज भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि आज क्या किया जाए। जस्ट बिकॉज समथिंग हैपेंड इन द पास्ट और इज अ पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशन, इट इज नॉट नेसेसरली राइट और रॉन्ग फॉर एवर। अब कहने को जो चीज हमारे पास्ट में गुजर चुकी या इस वक्त हमारे ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, जरूरी नहीं है कि वो सही या गलत हो हमेशा के लिए। एवरी एज हैज टू थिंक अफ्रेश अबाउट सच क्वेश्चंस एंड केम टू इट्स ओन कलेक्टिव डिसीजंस अबाउट इट्स सोशल इंस्टीट्यूशंस। हर उम्र के इंसान को खुद सोचना चाहिए ऐसे सवालों को लेकर, साथ ही साथ अपने खुद के डिसीजन पे पहुंचे इन सामाजिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर, जैसे उनकी कास्ट में चलते